बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस चैप्टर नंबर 7 आज से हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 7 का नाम है कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होती है और ये किस फील्ड के अंदर यूज़ होती है, इस चैप्टर के अंदर हम ये सारी डिटेल्स देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग इंट्रोडक्शन क्या है और हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। Computational thinking is a problem-solving approach that involves breaking down complex problems into smaller parts, recognizing patterns, focusing on key details, abstraction, and designing step-by-step solution. Computational thinking एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की अप्रोच है, एक तरीका है, एक मेथड है जिसके ज़रिए से हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आता है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने का कंप्यूटेशनल थिंकिंग के लिहाज से तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप जो प्रॉब्लम है उसको डीकम्पोज कर दें, यानी इसको स्मॉलर पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दें। फिर पैटर्न उसके अंदर देखें कि पैटर्न्स कौन कौन से बनते हैं, ये पैटर्न्स क्या होते हैं, ये हम आगे चल कर देखेंगे। अभी आप सिर्फ ये याद रखें कि पैटर्न्स हमने देखने क्या होते हैं। फिर हमने जो मेन डिटेल्स है उन पे देखना है, फजूल डिटेल, जो ऐसी डिटेल जिससे हमारा ध्यान हट जाए उनकी तरफ नहीं जाना। और फिर उसके बाद हमने फाइनल सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना है। इसको कहते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, डीकम्पोजिशन, एब्स्ट्रैक्शन, पैटर्न्स, एल्गोरिदम, ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे कि ये क्या होती हैं। अभी सिर्फ आपने ये याद रखना है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एक अप्रोच होती है जिसके अंदर हम प्रॉब्लम को डिकम्पोज करते हैं, पैटर्न रिकॉग्नाइज करते हैं, की डिटेल को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं और फिर हम एल्गोरिदम बनाते हैं। इट इज़ अ फंडामेंटल स्किल नॉट जस्ट फॉर प्रोग्रामिंग बट फॉर टैकलिंग चैलेंजेस इन एनी फील्ड। ये नहीं है कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो है सिर्फ़ और सिर्फ कंप्यूटर के अंदर है, ये आपकी हर फील्ड के अंदर यूज़ होंगे। मैथ्स के अंदर, फिज़िक्स, कंप्यूटर, बायो, सब के अंदर, केमिस्ट्री, किसी भी फील्ड के अंदर जो है ये हो सकता है। This chapter cover its course component principle and practical method like flow chart and pseudocode to develop structured efficient solution। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कंप्यूटेशनल थिंकिंग के कुछ कंपोनेंट्स और प्रिंसिपल्स, फिर और मेथड क्या होते हैं जिनके ज़रिए हम इनको ड्रा कर सकते हैं, लिख सकते हैं, फ्लो चार्ट के ज़रिए से, सूडोकोड के ज़रिए से, एल्गोरिदम के ज़रिए से। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। मास्टरिंग दी स्किल इन्हेंस लॉजिकल रीजनिंग एंड एरर हैंडलिंग एबिलिटीज़। अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाती है तो आप किसी भी फील्ड के अंदर हैं तो आप एरर को, कोई भी इशू या प्रॉब्लम आपके सामने आता है, आप उसको एरर को डिबग कर सकते हैं, इशू जो है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ये कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग सिर्फ कंप्यूटर के अंदर नहीं, किसी भी फील्ड के अंदर जो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम तो हर फील्ड में आते हैं। हर फील्ड के अंदर अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने का यही तरीका अपनाएंगे तो फिर आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है कंप्यूटेशनल थिंकिंग की। कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स अ सेट ऑफ स्किल्स and techniques to solve complex problem in a way that it can be executed by a computer। हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो इसकी डेफिनेशन इसलिए यहाँ पे कंप्यूटर आया। कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होती है कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस होता है जिसके अंदर अपनी स्किल्स और टेक्निक को यूज़ करके जो मुश्किल प्रॉब्लम है उनको हल कर सकते हैं और इस तरह हल करते हैं कि कंप्यूटर उनको एग्जीक्यूट कर सके। डीकम्पोजिशन क्या होता है? ये जो डीकम्पोजिशन है ये इसका एक कंपोनेंट होता है कंप्यूटेशनल थिंकिंग का। तो डीकम्पोजिशन इज़ द मेथड ऑफ ब्रेकिंग डाउन ए कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम इनटू ए स्मॉलर मोर कन्वीनियंट कंपोनेंट्स। क्या करता है कि हमारे पास एक बड़ा प्रॉब्लम है, उसको हम मज़ीद छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड कर लेते हैं, उसको कहते हैं डीकम्पोजिशन। इसकी एग्जांपल आगे चल के दिखाएंगे आपको। डीकम्पोजिशन इज़ एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग। इट इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग ए कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल टास्क। डीकम्पोजिशन क्या होती है? अभी आप ये याद रखें कि डीकम्पोजिशन में हम किसी भी बड़ी प्रॉब्लम या इशू, जो भी चीज़ है हमारे पास, उसको हम स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इसको कहते हैं डीकम्पोजिशन।
फॉर एग्ज़ाम्पल डिकम्पोजिशन जो है आगे इसके अंदर कुछ मेन चीज़ें हैं। डिज़ाइन द बर्ड हाउस, ये इसकी एग्ज़ाम्पल है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक घोंसला बनाना है या एक हमारे पास कुछ बर्ड्स हैं, उनके लिए हमने उनका हाउस बनाना है, तो हम क्या करेंगे ये एक मेजर इशू है। मेजर इशू है कि हमने घर बनाना है परिंदों के लिए। अब हम क्या करेंगे, डिसाइड ऑन द साइज़, हम साइज़ डिसाइड करेंगे, उसकी शेप देखेंगे किस तरह की होनी चाहिए, डिज़ाइन किस तरह का होगा। स्केच अ प्लान एंड गैदर ऑल नेसेसरी मेजरमेंट्स, ठीक है, एक प्लान बनाएंगे फिर, और जितनी हमारी मेजरमेंट्स हैं वो सारी ले लेंगे साइज़ के लिहाज से। अब मटेरियल्स इकट्ठा करेंगे, लिस्ट ऑल द मटेरियल्स नीडेड सच एज वुड, नेल्स, पेंट एंड टूल्स लाइक अ हैमर एंड अ सॉ। फिर हमें जितना मटेरियल चाहिए एक घर बनाने के लिए, हथौड़ी चाहिए, कील चाहिए, पेंट चाहिए, लकड़ी चाहिए, और जितने भी टूल चाहिए वो सारे हमने इकट्ठे करना है। अब कट द वुड टू द डिज़ाइन, मेजर एंड कट द वुड इनटू द रिक्वायर्ड पीस अकॉर्डिंग। जो हमने डिज़ाइन सोचा था उस डिज़ाइन के लिहाज से जो लकड़ी है उसको कट करेंगे मेजर करके। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे पीसेस हमने बनाए थे उस लकड़ी के, उसको हम असेंबल करेंगे। फॉलो द प्लान टू असेंबल द पीसेस ऑफ वुड टुगेदर टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर ऑफ द बर्ड हाउस। हम उन लकड़ियों को, उन पीसेस को इस तरह जोड़ेंगे कि एक बर्ड हाउस बन सके, एक स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। फिर पेंट एंड डेकोरेट अट्रैक्टिव फॉर बर्ड्स, पेंट द बर्ड हाउस एंड ऐड एनी डेकोरेशन टू मेक इट। फिर अब उसके ऊपर पेंट करें या किसी भी तरह से उसके अंदर डेकोरेशन लेके आएँ, अट्रैक्टिव बनाएं। फिर उस इंस्टॉल द बर्ड हाउस को इंस्टॉल कर दें। फाइंड अ सूटेबल लोकेशन एंड सिक्योरली इंस्टॉल द बर्ड हाउस वेयर बर्ड कैन ईजीली एक्सेस इट। फिर उसको वहाँ पे लगाएं जहाँ पे बर्ड जो उसको ईजीली एक्सेस कर सके। अब हमारा मेन प्रॉब्लम ये था कि हमने बर्ड हाउस बनाना है, उसके आगे हमने ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स उसको डिवाइड कर दिया, बर्ड हाउस को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, छोटे प्रॉब्लम में। पहला प्रॉब्लम डिज़ाइन करेंगे, दूसरा प्रॉब्लम मटेरियल इकट्ठा करेंगे, तीसरा प्रॉब्लम जो है वुड को कट करेंगे, चौथा प्रॉब्लम पीसेस को असेंबल करेंगे और फिर डेकोरेट करेंगे, उसके बाद इंस्टॉल करेंगे। यानी हमने क्या किया, डिकम्पोज किया जो हमारे पास मेजर प्रॉब्लम था, मेजर इशू था। मेजर इशू ये था कि हमने बर्ड हाउस बनाना है। अब बर्ड हाउस बनाने के आगे भी कई मसाइल आते हैं, उन सारे मसाइल को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में या छोटे छोटे मसलों में तकसीम कर दिया। फिर हर मसले को अलग से हैंडल कर रहे हैं ताकि जब सारे मसले छोटे छोटे हल हो जाएंगे फिर बाद में उनको असेंबल कर देंगे। जैसे इन्होंने डिज़ाइन किया, फिर मटेरियल इकट्ठा किया, लकड़ी को कट किया, बाद में उसको असेंबल कर दिया। ठीक है, तो इसको कहते हैं डिकम्पोजिशन। फिर आता है पैटर्न रिकॉग्निशन। पैटर्न रिकॉग्निशन इन्वॉल्व्स लुकिंग फॉर सिमिलरिटी और पैटर्न अमंग एंड विद इन द प्रॉब्लम। बाद औक़ात ऐसा होता है हमारे पास जो एरर आ रहा होता है, जो इशू आ रहा होता है, उसके पीछे कोई एक ही वजह होती है। हम उस वजह को एक लिख लेते हैं कि रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि इस तरह का एरर जब भी आता है तो उसके पीछे ये वाला इशू हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है पैटर्न रिकॉग्नाइज करना। फॉर इंस्टेंस, इफ़ यू नोटिस दैट यू ऑलवेज फॉरगेट योर होमवर्क ऑन मंडे, you might recognize a pattern and set a reminder specifically for Sundays। तो क्या होगा, कह रहा है कि मिसाल के तौर पे पैटर्न आप नोट करेंगे कि हर मंडे वाले दिन आप जो स्कूल जब पहुंचते हैं तो आपको याद आता हो आपने तो स्कूल का काम नहीं किया। तो क्यों नहीं किया, क्योंकि दरमियान में संडे आ रहा था। बाकी आप दिनों रोज़ कर लेते थे, लेकिन एक संडे को काम नहीं करके लाते थे, मंडे को आपको याद आता था। फिर आप क्या करेंगे, संडे को एक अलार्म सेट कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या था, हमारे पास एक प्रॉब्लम ये था कि मंडे को हमारा काम नहीं लिखा होता था। फिर हमने सोचा कि इसके पीछे वजह क्या है, कि क्यों जो है मंडे को काम जो है क्यों नहीं लिखा होता। तो इस पर जब हमने चेक किया तो पता चला कि मंडे को सिर्फ हमारा काम नहीं होता, वो भी वजह ये है कि संडे को हम खेलते रहते हैं, टाइम जो है बाकी एक्टिविटीज़ में लगाते हैं, तो हमें होमवर्क जो याद नहीं रहता। तो ये पैटर्न रिकॉग्निशन इज़ एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग के अंदर ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जो प्रॉब्लम है आप चेक करें कि इसका कोई ख़ास पैटर्न तो नहीं बन रहा। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग रेगुलरिटीज़ और पैटर्न विद इन अ सेट ऑफ डाटा और प्रॉब्लम।
ये जो पैटर्न होते हैं ये किसी भी जो भी आपका प्रॉब्लम है उस डाटा के अंदर आ रहे हो सकते हैं, किसी भी लिहाज से आ रहे होते हैं। ये बात जब प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर किस तरह का पैटर्न आ रहा होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास पैटर्न रिकॉग्निशन की एक एग्जांपल है। एक एरिया 1 स्क्वायर 1, 2 की पावर स्क्वायर 4, 3 की पावर स्क्वायर 9, 4 की पावर 16, इस तरह 7 की पावर, यानी 7 को 2 के मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 79। अब हो क्या रहा है, आप पैटर्न रिकॉग्नाइज करें। ये पैटर्न देखें, पहले 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। लेकिन अगर आप इसको देखें इसमें एक पैटर्न है कि हर नए जो हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके अंदर पिछले ऐड हो जाते हैं। अब ये 1 है, इसके अंदर हमने 1 + 3 ऐड कर दिया, क्या किया 3 ऐड किया, ये 4 हो गया। अब जब हमने नेक्स्ट 3 की मल्टीप्लाई 3 करना है तो इसमें पिछले क्या हैं 1 + 3 4 होते हैं, 4 और 9 कितने होते हैं 5 और ऐड कर देंगे। अब 4 × 4 16, अब ये पिछले 1 भी आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, 5 और 3 8 और 1 9, 9 और 7 कितने होते हैं 16। यानी जितने आप पिछले ऐड करेंगे और उसमें बाकी उतने ऐड करने हैं कि ये 16 बन जाए। तो ये एक ख़ास किस्म का पैटर्न बन रहा है। पैटर्न इस तरह बन रहा है कि हर जो नया हमने मल्टीप्लाई करना होता है उसके अंदर पिछले सारे आ जाते हैं। अब ये देखें 49 है, इससे पीछे 36 था, 1 इसमें आ गया, 3 भी 49 में आ गया, 5 भी, 7 भी, 9 भी, 11 भी और आगे 39 ऐड किया तो ये 49 बन जाता है। वी कैन सी दैट द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर कैन बी कैलकुलेटिंग बाय एडिंग कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। फॉर एग्जांपल एक ये भी है कि हम ऑड नंबर को ऐड करते रहें, तब भी एक ये पैटर्न भी बन रहा है। फॉर एग्जांपल द एरिया ऑफ ए स्क्वायर विद द साइड लेंथ ऑफ 3 कैन फाउंड बाय एडिंग द फर्स्ट 3 डॉक्यूमेंट नंबर 1 3 + 5 9। इसमें दो तरह के पैटर्न बन रहे हैं। एक ये कि आप ऑड नंबर जो हैं उनको ऐड करें, ठीक है, वो भी आ जाएगा। फिर एक और पैटर्न ये बन रहा है कि आप हर जो नया है उसके अंदर पिछले ऐड करते जाएंगे और साथ उतने और ऐड करें तो ये नंबर बन जाए। तो ये होता है पैटर्न रिकॉग्नाइज करना। जब हमारे पास प्रॉब्लम आता है तो उसका हमने पैटर्न रिकॉग्नाइज करना होता है, उससे हमें आसानी हो जाती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो अगर आपके पास अक्सर जो है पेपर आप आर्मी में सिलेक्शन होती है, कहीं पे भी MCQ या IQ टाइप क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह के होते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन वाले। उसके अंदर एक पैटर्न दे देता है, वो कहता है कि जी मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह कोई नंबर हैं, इनके स्क्वायर अगर मैं लेता हूँ तो किस तरह के पैटर्न बन सकते हैं, वो आपको कोई MCQ दे देगा। फिर आता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द कम्प्लेक्स डिटेल वाइल सॉल्विंग एक्सपोजिंग ओनली द नेसेसरी पार्ट्स। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि हमने जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो जो कम्प्लेक्स डिटेल होती हैं सिर्फ उनके ऊपर फोकस करना होता है, ठीक है, बजाय हम जो ऐसी चीज़ें जो ज़रूरी नहीं है उनके ऊपर फोकस करें। इट हेल्प्स रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी बाय अलाउइंग अस टू फोकस ऑन द हाई लेवल ओवरव्यू विदाउट गेटिंग लॉस्ट इन द डिटेल। हाई लेवल का मतलब है सिर्फ वो चीज़ें, उन चीज़ों पे गौर करें जो ज़रूरी हैं, बाकी गैर ज़रूरी चीज़ों पे गौर नहीं करना। जो ज़रूरी चीज़ों पे जब गौर कर रहे हैं उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। आपका जो फोकस है वो सिर्फ हाई लेवल डिमांड्स पे होना चाहिए, हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स पे होना चाहिए। अब इसकी एग्जांपल कैसे होगी कि एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द कम्प्लेक्स डिटेल व्हाइल एक्सपोजिंग ओनली द नेसेसरी पार्ट्स। यानी आपने फुल डिटेल जो है उसके अंदर नेसेसरी पार्ट्स भी आ रहे हैं, ऐसी चीज़ें जो ज़रूरी नहीं है वो भी आ रही हैं, तो एक कम्प्लेक्स डिटेल बन जाती है। हमने कम्प्लेक्स डिटेल को हाइड करना है, सिर्फ नेसेसरी पार्ट जो हैं उनको एक्सपोज करना है। तो इस तरह हमारा जो प्रॉब्लम होगा उसको हम कम्प्लेक्सिटी उसकी कम कर सकते हैं और जो मेन चीज़ें उसके ऊपर हम फोकस करके अपने जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर हमने एक चाय का कप बनाना है, तो चाय का कप हम किस तरह बनाएंगे, चाय बनानी है, पानी बॉईल करेंगे, दूसरा उसके अंदर टी लीव्स या टी बैग डाल देंगे, तीसरा उसके लिए कुछ मिनट उसको रखेंगे उबलने के लिए, फिर और उसको कप में डाल देंगे, फिर जितनी साथ शुगर ऐड करनी है वो कर सकते हैं। अब ये ज़रूरी स्टेप्स हैं चाय बनाने के लिए, ठीक है। अब इसमें गैर ज़रूरी स्टेप क्या होंगे
कि सबसे पहले हमने चूल्हे के पास जाना है, फिर हमने लाइटर लेना है, फिर उसको ऑन करना है, फिर स्टोव को ऑन करना है, फिर उसके लाइटर को उसके पास लेके जाना है। मतलब ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ये फजूल चीज़ें हैं, इनके ऊपर गौर नहीं करना। हमारा जो फोकस होना चाहिए वो नेसेसरी जो पार्ट्स हैं, ज़रूरी चीज़ें उन पे होना चाहिए। अब ये ज़रूरी चीज़ें हैं सारी, इनमें से कोई एक भी निकाल दें तो हमारा चाय का कप तैयार नहीं होगा। जो बाकी चीज़ें हैं वो चूल्हा जलाना, वो तो ऑब्वियस बात, अब चाय ने आपने बनानी है आपने तो वो तो चूल्हे पे बनाने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। फिर बात करते हैं एल्गोरिदम की। एन एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और कंप्लीट अ टास्क सिमिलर टू फॉलोइंग ए रेसिपी टू बेक अ केक। एल्गोरिदम क्या होता है? एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होती है जो हमने एब्स्ट्रैक्शन की होती है, या हमने पैटर्न रिकॉग्नाइज किया होता है, या हमने डिकम्पोजिशन की होती है। एल्गोरिदम के अंदर उस जो हमारा पिछला सारा कुछ होता है, एब्स्ट्रैक्शन हमने कर ली होती है, उसको हमने क्या करना है, अब स्टेप बाय स्टेप लिखना है कि इसमें ये पहला स्टेप ये करेंगे, दूसरा ये करेंगे, तीसरा ये करेंगे, तो हम कोई चीज़ बना सकते हैं। जैसे एक केक बनाना है तो उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी लिख लेंगे। पहले ये चाहिए, फिर ये चाहिए, ये चाहिए, ये जो 5-6 चीज़ें ज़्यादा जितनी भी चीज़ें हमें चाहिए होगी, इसको एक स्टेप के साथ लिखेंगे, एक रूल्स के साथ लिखेंगे। उन रूल्स को कहते हैं एल्गोरिदम। Planting a tree. Here is a simple algorithm to plant a tree, an activity that can be very meaningful and beneficial. अब ये हमारे पास एक प्रॉब्लम था कि हमने दरख्त जो है उसको प्लांट करना, एक पौधा उसको प्लांट करना, तो किस तरह करेंगे, ठीक है। तो उसको प्लांट करने के लिए ये हमने एल्गोरिदम बनाया। ये उसके 7 पॉइंट्स है कि सबसे पहले अपने गार्डन के अंदर कोई स्पॉट फाइंड करेंगे, फिर वहाँ पे गड्ढा खोदेंगे, उसके बाद जो है उसको वहाँ पे खड़ा करेंगे दरख्त को उस गड्ढे के अंदर, और उस गड्ढे के अंदर मिट्टी या और बाकी चीज़ें डालेंगे। फिर उसको पानी देंगे जितना दे सकते हैं, फिर उसके बाद कुछ उसके अंदर घास वगैरह ऐड कर देंगे थोड़ी सी। फिर हमने उसको रेगुलरली उसकी केयर करनी है, पानी देते रहना। तो ये हमारा एक स्टेप है। कोई भी प्लांट हम जो है करते हैं, ट्री जो है उसको प्लांट करते हैं, तो उसके लिए ये चीज़ें लाजमी हैं। तो ये इसका एक एल्गोरिदम बन गया। जब भी हमने पौधा लगाना है तो यही स्टेप होंगे, और कोई नया स्टेप नहीं होगा कि सबसे पहले हमने क्या करना। यही सोचेंगे कि लगाना कहाँ पे, पहले ये तो नहीं सोचेंगे कि गड्ढा खोद दें, तो गड्ढा खोद के याद आएगा यहाँ तो लगाना ही नहीं। तो एल्गोरिदम क्या होता है कि एक स्टेप बाय स्टेप होता है प्रोसीजर। उस प्रोसीजर को फॉलो करके आप कोई भी प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि आपके पास एक प्रॉब्लम आया, आपको उसको पता चल गया कि इसको कैसे सॉल्व करना है, आपने जो उसको सॉल्व करने के प्रोसीजर हैं वो लिख लेना है, उसको एल्गोरिदम कहते हैं सिंपल वर्ड्स में। अब कुछ कंप्यूटेशनल थिंकिंग के प्रिंसिपल की बात करते हैं। कंप्यूटेशनल थिंकिंग इन्वॉल्व सेवरल की प्रिंसिपल दैट गाइड द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन स्ट्रक्चर्ड मैनर, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, सिंप्लीफिकेशन, सॉल्यूशन सिलेक्शन एंड डिज़ाइन। तो ये इसके प्रिंसिपल हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करते हैं। प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? अंडरस्टैंडिंग ए प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द कोर इश्यूज, डिफाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स एंड सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। प्रॉब्लम को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें, ठीक है। अंडरस्टैंड करने के बाद देखें कि इस प्रॉब्लम के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। अगर ये प्रॉब्लम जो हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पेशली इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग। जब भी आपने प्रॉब्लम सॉल्व करना है कंप्यूटेशनल थिंकिंग के लिहाज से, सबसे पहले पॉइंट आपका ये है, आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें। दिस इन्वॉल्व्स थॉरोली एनालाइजिंग द प्रॉब्लम टू आइडेंटिफाई इट्स की कंपोनेंट एंड रिक्वायरमेंट बिफोर अटेम्प्टिंग टू फाइंड अ सोल्यूशन। जब तक हम प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, ठीक है, और फिर उस प्रॉब्लम जो भी हमारे पास आता है उसको हमने पहले एनालाइज करना है, उसकी रिक्वायरमेंट देनी है, फिर सॉल्यूशन पे जाना है। डायरेक्ट सॉल्यूशन पे जाएंगे तो फिर आप तुक्के लगाएंगे, पहले ये करके देखते हैं, वो करके देखते हैं, इस तरह करके देखते रहेंगे तो कोई एक सही तुक्का लग जाएगा, हो सकता है ना भी लगे। तो जब बेहतर तरीका ये होता है कि आपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना। आइंस्टाइन के बारे में आपने सुना होगा, वो कहता है कि अगर मुझे आप एक प्रॉब्लम देना कि आपने 1 घंटे के अंदर सॉल्व करना है, वो कहता है मैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने लगूँ तो मैं उसमें 1 घंटे में से 55 मिनट सिर्फ ये समझने में लगा दूंगा कि प्रॉब्लम
को अंडरस्टैंड करूँगा, परमानेंट इस चीज़ पे लगाऊंगा कि प्रॉब्लम है क्या, बाकी 5 मिनट उसके सलूशन पे ढूंढूंगा। तो आइंस्टाइन जब ये बात कर रहा है तो आप भी सोचें कि जब भी आपके पास प्रॉब्लम आता है तो आपने पहले उसको अंडरस्टैंड करना है। तो इससे देखें कि प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करना कितना ज़रूरी है। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, हमें क्लैरिटी होती है कि फोकस भी हमारा रहता है। क्लैरिटी ये होती है कि प्रॉब्लम क्या है, और फोकस फिर उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड इश्यूज़ पे आता रहता है। ये नहीं कि हम जो हमारी अटेंशन है किसी और जगह पे जा रही है। Defining goals, proper understanding define the problem, allow you to define the and achieve goal। जब आपको प्रॉब्लम पता चल जाएगा तो आपको पता होगा कि जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा, तो जो होगा वही हमारा गोल होगा। Efficient solution, when you comprehend the problem well you can devise more efficient effective solution। जब आपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लिया है, उसका गोल भी डिफाइन हो गया, फिर आपको जो उसका सलूशन होगा वो भी एफिशिएंट आप मिलेगा। यू कैन चूज द बेस्ट मेथड एंड टूल टू एड्रेस द प्रॉब्लम, सेविंग टाइम एंड रिसोर्सेज। जब आपको पता चल जाना कि इस मसले का ये हल है तो इसका वही हल इम्प्लीमेंट करेंगे, तुक्के तो नहीं लगाने। अब जो हल आपको पता है वो जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर आपका टाइम भी बचेगा, आपके रिसोर्सेज भी बचेंगे। अवॉइडिंग मिस्टेक्स, बाय थॉरोली अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम यू कैन अवॉइड कॉमन पिटफॉल्स एंड मिस्टेक्स। मिसअंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम कैन लीड इनकरेक्ट सोल्यूशन एंड वेस्टेड एफर्ट। तो समझ आइए आपको कि प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। इससे अगर आप प्रॉब्लम गलत अंडरस्टैंड कर लें तो क्या होगा, आपका एफर्ट भी जाएगी और टाइम भी ज़ाया होगा। तो समझ आ गई कि प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना कितना ज़रूरी है। फिर बात करते हैं प्रॉब्लम की सिंप्लीफिकेशन पे। सिंप्लीफाइंग इज़ अ प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग इट डाउन इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल सब प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कैसे करना है कि डीकम्पोज करना है। हमने पीछे पढ़ा है कि उसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल हमने एक वेबसाइट बनानी है, ब्रेक डाउन द टास्क इनटू डिज़ाइनिंग द लेआउट, क्रिएटिंग कंटेंट एंड कोडिंग द फंक्शनैलिटी। फॉर एग्जांपल आपने एक स्कूल की वेबसाइट बनाने हैं, तो आप क्या पहले वेबसाइट बना, कोई आपको कहता है स्कूल वाला कि आप मुझे वेबसाइट बना दें, तो आप उसको बना देंगे? नहीं, आप उससे पूछेंगे कि वेबसाइट किसने यूज़ करनी है, टीचर ने, स्टूडेंट्स ने, या सिर्फ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने, किसने यूज़ करनी है। अगर टीचर ने यूज़ करनी है उसके लिए क्या क्या फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, स्टूडेंट ने करनी है तो फिर क्या ऐड करना है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने वेबसाइट को यूज़ करना है तो क्या ऐड करना है। तो ये क्या हम प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये ना कि हम वेबसाइट बना के ले रहे हैं कि टीचर्स के लिए, वो कहें ये तो स्टूडेंट ने यूज़ करनी थी। पहले रिक्वायरमेंट्स क्लियर कर लें, यानी पहले जो भी काम करना है पहले पूछ लें भाई ये किस लिए करना है। ये सिर्फ कंप्यूटर के अंदर नहीं है, कोई भी आप काम घर में काम कर रहे हैं, किसी भी फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, तो ये पहले क्वेश्चन करें। आगे से क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएगी कि प्रॉब्लम क्या है। जब आपको प्रॉब्लम की समझ आ गई तो समझिए आपके पास सलूशन आ गया। फिर बात करते हैं सॉल्यूशन सिलेक्शन एंड डिज़ाइन। चूजिंग द बेस्ट सॉल्यूशन इन्वॉल्व एवेलुएटिंग डिफरेंट अप्रोचेज एंड सेलेक्टिंग द मोस्ट एफिशिएंट वन। तो जब हमारे पास प्रॉब्लम मिल जाता है हमें, तो फिर हमें सॉल्यूशन भी इसके मिलते हैं। फिर हमने देखना होता है कि इसमें से बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा, उस बेस्ट सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करेंगे और जो हमारे पास गोल है वो अचीव हो जाएगा। डिज़ाइनिंग द सॉल्यूशन रिक्वायर क्रिएटिंग डिटेल प्लान और एल्गोरिथम। तो जो डिज़ाइन करना या सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना, वो उसका एक एल्गोरिथम बना लें ताकि फ्यूचर में अगर आपको फिर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप वो एल्गोरिथम फॉलो करें। तो ये था हमारा कंप्यूटेशनल थिंकिंग के, हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े। कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होती है, इसके कुछ प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इसके कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, जैसे कि एल्गोरिथम, एब्स्ट्रैक्शन, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, डीकम्पोजिशन। ये बहुत आसान चैप्टर था और मैंने आपको समझाया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट करें। कमेंट करेंगे जैसे हमने पढ़ा है कि हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें सॉल्यूशन का पता चलेगा, प्रॉब्लम का पता चलेगा। जब प्रॉब्लम की समझ आ गई तो सॉल्यूशन भी समझ आ जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।